नमस्कार बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लिए हमारी पाठ्य पुस्तक आर्थिक विकास की समझ। बच्चों, हमने अध्याय संख्या 5 को शुरू कर लिया था जो कि है उपभोक्ता अधिकार। बच्चों, इस अध्याय में अब तक हमने 6 भागों का अध्ययन किया, जहां हमने ये समझ बनाने की कोशिश की कि उपभोक्ता की बाजार में स्थिति क्या है। यानी हम ये देख पा रहे थे किन किन तरीकों से उपभोक्ता को शोषित किया जाता है, चाहे वो आर्थिक आधार हो, मानसिक आधार पर शोषण हो या फिर हम कहें शारीरिक आधार पर शोषण हो। इन सभी को लेकर हमने विस्तार से समझ बना ली थी। साथ ही साथ हमने ये देखा था कि कैसे एक अकेला उपभोक्ता पूरी अर्थव्यवस्था को मूव कराता है। कैसे हम ये देख पा रहे थे कि उपभोक्ता अगर बाजार में खुद को अकेला महसूस करता है तो उसकी क्रय शक्ति कम होती जाती है, जिसका सीधा सीधा फर्क हमारी सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी पर पड़ता है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था विचलित होती है। जब उपभोक्ता और क्रेता यानी कि हम उत्पादक और उपभोक्ता की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इन दोनों के लिए एक नियम कायदे कानून स्टेबल किए गए हैं। जैसे उपभोक्ता को कई सारे अधिकार प्रदान किए गए हैं, चाहे वो सुरक्षा का अधिकार हो, चाहे वो चयन का अधिकार हो या फिर आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना का अधिकार हो। इन सब के बारे में हमने विस्तार से समझा था। वहीं साथ साथ हम ये देख पा रहे थे कि एक उत्पादक जब उत्पाद बनाता है तो उसका जो मूल मोटो होता है, मूल लक्ष्य क्या होता है? मुनाफा कमाना, लाभ कमाना। परंतु यह निर्धारित किया गया है कि वस्तु की गुणवत्ता के साथ कोई भी छेड़छाड़ यानी मिलावटी या फिर दोषपूर्ण सेवा या वस्तु प्रदान करने पर आपके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। ऐसे कुछ नियम कायदे कानूनों को लेकर के हमने विस्तार से अब तक के अध्याय के पार्ट्स में चर्चा कर ली थी। बच्चों, वहां हमने देखा था कि जो उपभोक्ता आंदोलन है वो क्यों जन्म लेता है। जब उपभोक्ता की सहन शक्ति प्रभावित होती है तो वो स्वरूप कर लेती है आंदोलन का, और इस आंदोलन के तहत हमने ये देखा था कि कैसे जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है उसको स्टेबल किया गया था। साथ ही साथ हमने उपभोक्ता इंटरनेशनल के बारे में जाना जो 1985 को लेकर स्टेबल किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये 100 ऑफ कंट्रीज में मूव करता है, बिलोंग करता है, और वहां पर लगभग 200 से ज्यादा संस्थाएं इसके लिए कार्य कर रही हैं। बच्चों, इन सब जो बिंदु थे अहम, इन सब पर हमने विस्तार से समझ बना ली थी। परंतु जो मेन टॉपिक था हमारा यानी उपभोक्ता के जो अधिकार थे जो कहां से जनरेट हुए हैं, वो हो रहे हैं उपभोक्ता आंदोलन से जनरेट हो रहे हैं। तो हमें क्यों ना इस उपभोक्ता आंदोलन का जो संदर्भ है यानी विस्तारित रूप है, इसको लेकर के जो परिषद बनाया गया, जो संरक्षण परिषद है, वो कैसे वर्क करेगा, इन सभी सवालों के आंसर हमें जानने चाहिए। ये समस्या या ये हम कहें ये जरूरत हमारे सामने आ चुकी है। तो आज की कक्षा में हम शुरू करेंगे उपभोक्ता आंदोलन का संदर्भ, यानी ये समझेंगे कि कैसे इसके जो 3 स्तर हैं वो कार्य कर रहे हैं, चाहे वो हमारा जिला स्तर हो, चाहे हम कहें वो राज्य स्तर पे कार्य कर रहे हो या फिर हमारे राष्ट्रीय स्तर पर वो कैसे कार्य कर रहे हैं। इन सबको लेकर के हम विस्तार से समझ बनाएंगे। साथ ही साथ हम एक लाइट नोट लेंगे हमारे कोपरा के बारे में, यानी कि जो हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है उसका एक लाइट लुक लेते हुए हम चैप्टर को मूव कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उपभोक्ता आंदोलन का संदर्भ। देखिए बच्चों, अगर हम उपभोक्ता आंदोलन की बात कर रहे हैं तो आंदोलन होता कब है? जब भाई हमारी सहन शक्ति प्रभावित हो जाती है, हम हमारे विरुद्ध हो रहे शोषण से इतना परेशान हो जाते हैं कि हम उसके खिलाफ आवाज उठाने की ठान लेते हैं। तो उसे सरल शब्दों में कहते हैं भाई अब आंदोलन करने का समय आ गया है। चाहे 1857 की क्रांति देख लो आप हिस्ट्री में, या फिर उपभोक्ता आंदोलन देख लो हमारे अर्थशास्त्र में। तो बच्चों, यहां पे उपभोक्ता आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो इसके द्वारा कई सारे जो संगठन हैं उनके लिए निर्माण की पहल की गई। यानी जब उपभोक्ताओं का आंदोलन हुआ तो उन्होंने कहा कि ऐसे संस्थानों को निर्मित किया जाए जो हमारे अधिकारों की रक्षा करे, चाहे सुरक्षा का अधिकार हमें प्रदान किया जाए, चाहे हमें हमारी जो सूचना चाहने का अधिकार है वो मिले, चाहे हमारा चयन का अधिकार हो। इसके अलावा कई सारे और अधिकार हैं जिनके बारे में अब हम विस्तार से समझ बना लेंगे। बच्चों, इसके साथ साथ देखिए उपभोक्ता आंदोलन के द्वारा ही उपभोक्ता आयोग विवाद निवारण का जो मार्गदर्शन है वो हमें प्राप्त होता है। यानी कि उपभोक्ता आंदोलन जब स्टेबल किया गया था तो जो उपभोक्ताओं के संबंधित विवाद हैं उनका निवारण कैसे होगा, ठीक है, और उनके लिए संदर्भ व्यक्ति कौन होगा, संदर्भ संस्थाएं कौन सी होंगी, इन सबको स्टेबल किया गया था उपभोक्ता आंदोलन के फलस्वरूप। उपभोक्ता का प्रतिनिधित्व करना भी उपभोक्ता आंदोलन का मूल मंत्र है। यानी ये जो पूरा आंदोलन है वो किस लिए स्टेबल हुआ भाई? कि उपभोक्ताओं का जो बाजार में अकेला उपभोक्ता खुद को महसूस कर रहा है वो खुद को अकेला महसूस ना करे, उसको ऐसा ना लगे कि अगर मेरे साथ कोई धोखाधड़ी हुई, मेरे साथ कुछ चीटिंग हुई तो मैं कहां जाऊंगा, मेरे साथ कोई स्टेबल नहीं है, कोई भी खड़ा हुआ नहीं है। तो इसको कहते हैं कि उपभोक्ता का प्रतिनिधित्व करने का जो मूल दायित्व था वो हमारे उपभोक्ता आंदोलन के ऊपर था। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि जनता में जागरूकता पैदा करना।
भाई देखो, जब तक हमें हमारे नियम, कायदे, कानून, अधिकारों का पता नहीं होगा तब तक हम उनका लाभ नहीं ले सकते। और इस बिंदु पर हमने चर्चा भी कर ली थी पिछले भाग में कि कैसे जब तक हमें हमारे ये अधिकारों का पता नहीं है, भाई चयन के अधिकार का पता नहीं है, हमें हमारे सुरक्षा के अधिकार का पता नहीं, हमें हमारा जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, सूचना पाने का अधिकार है, उसका पता नहीं है, तो हम हमारे अधिकारों का प्रति अगर जागरूक नहीं होंगे तो हमें इसका लाभ नहीं मिल पाएगा और कोई भी व्यक्ति हमारा शोषण कर सकता है। तो व्यक्तियों में, या हम कहे सीधा सीधा जनता शब्द यूज किया हमने यहाँ पे, यानी सभी में जो जागरूकता पैदा करने का कार्य किया है वो किया है उपभोक्ता आंदोलन ने। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार के जो वित्तीय सहयोग हैं उनको भी प्राप्त करना, संस्थानों के लिए जो छोटी छोटी संस्थाएं हमारी उपभोक्ता जागरूकता मंच से जुड़ी हुई हैं उन्हें वित्तीय सहायता सरकार से मिले, ये सब कार्य करने का जो दायित्व दिया गया है वो उपभोक्ता आंदोलन को दिया गया है। बच्चों, जब हमने उपभोक्ता आंदोलन का अध्ययन किया था तो हमने ये जानने की कोशिश की थी कि जो उपभोक्ता संरक्षण परिषद है, यूनिट है ये पूरा, वो क्या क्या कार्य करता है। देखो, अगर उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बात करें जो कि निर्मित हुआ है हमारे उपभोक्ता आंदोलन के फलस्वरूप, तो ये क्या काम कर रहा है? ये कर रहा है कि उपभोक्ता का प्रतिनिधित्व करता है, चाहे वो बाजार की बात हो, चाहे वो हम कहें शिकायत केंद्र की बात हो, चाहे हम ये कहें कि वो चाहे राज्य आयोग के समक्ष एज ए वकील कार्य करना हो, उपभोक्ता की समस्या को प्रेजेंट करना हो, उसका प्रतिनिधित्व करना हो, ये सारे कार्य करेगा हमारा उपभोक्ता संरक्षण परिषद। साथ ही साथ आप ये देखिए कि संबंधित विवाद का निवारण करने के लिए क्या रास्ता अपनाया जाना चाहिए, यानी उपभोक्ता के साथ में कोई परेशानी हुई है तो उसे एक सलाहकार के रूप में भी जो उपभोक्ता संरक्षण परिषद है वो अपना कार्य वहां पर स्टेबल करता है। साथ ही साथ ये भी देखिए कि उपभोक्ता आंदोलन द्वारा निर्माण में पहल, यानी ऐसे कायदे कानून बनाए जाने चाहिए जो उपभोक्ता के संरक्षण से जुड़े हुए हों, उपभोक्ता को बाजार में एकांकी महसूस ना करने दिया जाए। इन सब से संबंधित जो भी कायदे कानून नियम बनाए जाएंगे उनकी पहल कौन करेगा? उपभोक्ता संरक्षण परिषद करेगा। अब देखिए, साथ ही साथ इस आयोग का या इस परिषद का जो मेन मोटो रहता है वो क्या रहता है? देखो, सरकार के वित्तीय सहयोग, यानी सरकार से इसको वित्तीय सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ जनता में जागरूकता पैदा करना, यानी ये ऐसा कार्य भी करता है कि जनता में, उपभोक्ताओं में मेनली जो जागरूकता है वो स्टेबल की जाए। ये सारा इतना चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है बच्चों। तो आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि ये सब चीजें आई कहां से, ये पैदा कहां से हुई? तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता आंदोलन के द्वारा ये सारी घटनाएं घटित होती हैं। जब उपभोक्ता ने आंदोलन किया, उपभोक्ताओं ने, तो उसके परिणाम स्वरूप ये सारा चेंजेस आज हमें 2 दशक यानी कि लगभग 20 वर्षों के बाद में देखने को मिलता है। कई सारे चेंजेस है जिनकी बात हमने पिछले भाग में भी कर ली थी। तो ये जो 2 दशक की बात हम कर रहे हैं, 2 दशक में क्या परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है एक उपभोक्ता के रूप में, वो हमारे सामने आ गया है। चाहे हम रेजी का एग्जाम्पल देख लेंगे, ठीक है, चाहे हमने अमृता वाला एग्जाम्पल देखा है, चाहे हमने सपना वाला एग्जाम्पल देखा है, ये सारे एग्जाम्पल जब आप एक साथ करके इनको स्टडी करते हैं तो एक ही आंसर निकल करके आ रहा है कि ये सारी घटनाएं, यानी इन उपभोक्ताओं के साथ में जो न्याय हुआ है, प्रकाश वाला भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, इनके साथ में जो न्याय हुआ है वो कब हो सका है? उपभोक्ता आंदोलन की पहल के बाद में, क्योंकि उपभोक्ता आंदोलन की पहल से ही जो संस्थानें हैं वो स्टेबल हुई और ये न्याय के लिए आज वर्क कर रही हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं उपभोक्ता संरक्षण परिषद में अगर हम बात करेंगे इन सारे चेंजेस की, तो उनके लिए एक ही कारक जिम्मेदार है, वो है हमारा उपभोक्ता आंदोलन। क्लियर हुआ? अब देखो बच्चों, हमने 1986 की बात करी थी। क्या हुआ था 1986 में? उपभोक्ता जो संरक्षण अधिनियम की बात हम कर रहे हैं, यानी कोपरा, इन शॉर्ट कोपरा कहते हैं। तो इस कोपरा की जब हमने बात करी थी तो आपको मैंने ये बताया था कि शिकायत आप कर सकते हैं, कंप्लेन आप कर सकते हैं, आपके खिलाफ हुई किसी भी धोखाधड़ी की उपभोक्ता के रूप में आप कंप्लेन कर सकते हैं। उसके 2 तरीके भी हमने देख लिए थे, वकील के द्वारा भी कर सकते हैं आप, या फिर आप स्वयं से खड़े होकर के सीधा वहां प्रेजेंट होकर के भी अपना शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। परंतु शिकायत दर्ज करने के लिए स्टेप्स हमने वहां देखे थे, यानी कैसे शिकायत मूव करेगी, कैसे कंप्लेन मूव करेगी। यानी सबसे पहले अगर हम बात करें, जो कोपरा के द्वारा त्रिस्तरीय व्यवस्था यहां स्टेबल की थी कंप्लेन को सुनवाई करने की, विवाद का निवारण करने की, तो वो क्या कहती? जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। अब ये राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर कैसे काम करेंगी, इन सब के लिए हमें ये समझना बहुत जरूरी होगा कि कितना अमाउंट तक का दावा, यानी चाहे वो वस्तु का दावा हो मूल्य का, या फिर वो सेवा के मूल्य का दावा हो, तो वो कितने अमाउंट तक का दावा है, वाद है, वो ये संस्थानें निवारित करेंगी। तो देखो बच्चों, जिला स्तर की बात करेंगे,
ठीक है सबसे पहले। फिर हम ये देखेंगे राज्य स्तर की बात कर लेंगे, कोपरा के अंतर्गत सेवा या मूल्य में दोष पाने पर कितने अमाउंट तक का दावा सीधा यहां प्रेजेंट किया जा सकता है। दूसरी कड़ी ये है बच्चों इस चीज की कि जैसा हमने देखा था रेजी मैथ्यू के मामले में कि जो क्षेत्रीय अदालत थी उसने क्या कर दिया था, दावा खारिज कर दिया था, भाई आपके पास में पर्याप्त बिल नहीं है, पर्याप्त एविडेंसेस नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन अनकंप्लीट है, सो हम आपका दावा है जो 5 लाख रुपए अमाउंट तक का वो हम खारिज कर देते हैं। परंतु जब रेजी ने क्या किया था, इसे वो राज्य स्तर वाले विवाद निवारण केंद्र पर लेके जाता है तो वहां से उसका दावा एक्सेप्टेबल हो जाता है। तो यहां हम कह सकते हैं कि इनका जो स्तर बनाया गया है वो कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि उपभोक्ता को ज्यादा परेशानी ना हो। भाई आपके सामने सीधा सीधा दावा निकल करके आया कि आप क्षेत्रीय स्तर में रह रहे हैं, आप जिला स्तर पर रह रहे हैं, ठीक है। अब इस जिले के अंदर अंदर आपका सारा कार्य हो जाएगा, आपके साथ धोखाधड़ी हुई, आपने जिला स्तर पर कार्यवाही शुरू की, आपका निवारण हो जाएगा। हो सकता है इन केस कुछ ऐसी टेक्निकल चीजें हों जिसके द्वारा आपका दावा यहां से खारिज हो जाता है जिला स्तर से, तो आप मूव कर जाएंगे राज्य स्तर पे, फिर वहां से भी अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप राष्ट्रीय स्तर पर चले जाएंगे। तो बच्चों इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि जो कोपरा के द्वारा ये स्तर निर्धारित किए गए थे निवारण के, वो एक स्टेबिलिटी में हम कहें एक सीक्वेंस में काम करते हैं। परंतु हम ये भी देखेंगे साथ साथ कि सेवा या वस्तु का जो मूल्य है उसके आधार पर दावे सीधे कैसे पेश किए जाएंगे। तो देखो बच्चों, अगर हम जिला स्तर पर जाते हैं तो यहां पर हम जानते हैं उपभोक्ता विवाद निवारण केंद्र को। अब ये उपभोक्ता विवाद निवारण केंद्र क्या है? जिला स्तर पर उपभोक्ताओं के विवादों को निवारित करने के लिए बनाया गया एक कहें केंद्र है, यानी एक स्तर है जिसे हम जानते हैं उपभोक्ता विवाद निवारण केंद्र। इस केंद्र पर 1 करोड़ तक के समस्त दावों का निवारण किया जाता है। 1 करोड़ जनसंख्या नहीं, 1 करोड़ मूल्य तक के। अच्छा, कहां जरूरत आई मूल्य की? ये दिमाग में प्रश्न है ना, मूल्य की जरूरत कहां आ रही है? मूल्य की जरूरत को निर्धारित करना क्यों जरूरी हो गया था? बच्चों, जब अर्थव्यवस्था की बात आती है तो माइंड में एक चीज आ जाती है, वो होती है जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। और सकल घरेलू उत्पाद को कैसे मापा जाता है? वस्तु के उत्पादन पे नहीं, क्या मूल्य के उत्पादन पे नहीं, वस्तु के अंतिम मूल्य के आधार पर जीडीपी का आकलन किया जाता है। चैप्टर 1 याद आ गया ना, वहां हमने देखा था डिटेल्स में इसको। तो जब जीडीपी का आकलन आप मूल्य पर करते हैं तो क्यों ना वस्तु और सेवाओं के संबंधित दोष का आकलन भी आप मूल्य के आधार पे करें। इसीलिए 1 करोड़ तक के समस्त दावे जिला स्तर पर। इसके बाद में अगर हम मूव करते हैं, हम अगले स्तर की ओर जाएंगे बच्चों, तो वो होगा हमारा राज्य स्तर। अगर राज्य स्तर की आप बात कर रहे हैं तो वहां निवारण केंद्र को हम जानेंगे राज्य आयोग के नाम से, यानी उपभोक्ता राज्य विवाद निवारक आयोग। तो इस आयोग की जब हम बात कर रहे हैं तो ये राज्य स्तर पर काम करता है, और यहां पर जो दावों का आकलन किया जा रहा है मूल्यों में, वो 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ के मध्य तक के होते हैं, जिन्हें हम सीधा कहां ले जा सकते हैं? राज्य आयोग के पास में। इसके बाद में अगर हम जिला स्तर के बाद में राज्य की ओर मूव करने के बाद हम राष्ट्रीय स्तर पे चलते हैं तो वहां पे राष्ट्रीय आयोग कार्य कर रहा है, जो 10 करोड़ के ऊपर के समस्त विवादों का निवारण करता है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने देखा कि अगर कोपरा नहीं होता तो ये सारे विवाद कैसे निपटारा किया जाता, और ये जो स्तर नहीं बनाए जाते तो सारे विवादों को हम कह रहे हैं कि इतनी जल्दी निवारण नहीं किया जा सकता था, वर्कलोड एक स्तर पर बढ़ जाता। ठीक है, तो यहां पे हमने समझने की कोशिश की कि ये पूरा सिस्टम वर्क कैसे करता है। चलिए, इसके बाद में हम मूव कर लेते हैं हमारे डायग्राम पे। देखो, डायग्राम कुछ कह रहा है भाई, सर्कल, उसके बाद में थोड़ा बड़ा सर्कल, और फिर अंतिम बड़ा सर्कल यहां हमें दिखाई दे रहा है। अगर इन तीनों सर्कल्स की आप बात करेंगे तो इनका जो एरो है वो अंदर से बाहर की ओर मुख कर रखा है, यानी कि हम ये समझ पा रहे हैं जिला से हम जाएंगे राज्य स्तर पर और राज्य स्तर से हम जाएंगे राष्ट्रीय स्तर पर। अगर एग्जाम्स में हमारा प्रश्न आता है सीधा सीधा कि कोपरा के द्वारा जो उपभोक्ता विवाद निवारण केंद्र बनाए गए हैं या निवारण आयोग बनाए गए हैं उनके स्तर पर चर्चा कीजिए, वर्क करने के स्तर पर चर्चा कीजिए, आप ये डायग्राम मेंशन कर सकते हैं अच्छे से, और पीछे जो डायग्राम्स हमने देखे सारे वो आप उस आंसर में मेंशन कर सकते हैं। इससे आपको फुल ऑफ मार्क मिल सकते हैं, बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि डायग्राम से समझाना बहुत अच्छी चीज होती है ना, यहाँ सीधा सीधा हमें समझ में आ जाता है। चलो, अब हम विस्तार से इस पे समझ बनाते हैं एक एग्जाम्पल को लेकर के। देखो, यहां पे इतना बड़ा एग्जांपल आ गया भाई, आओ इन पर विचार करें। निम्नलिखित को सही क्रम में लिखिए। कुछ स्टेटमेंट्स हमारे सामने आ गए, जैसे आरती जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में एक मुकदमा दायर करती है। अगला स्टेटमेंट है, वह शिकायत के लिए पेशेवर व्यक्ति से मिलती है,
वह महसूस करती है कि दुकानदार ने उसको दोषपूर्ण सामग्री दी है। ठीक है, वह आयोग की कार्यवाहियों में भाग लेना शुरू कर देती है। वह शाखा कार्यालय जाती है और डीलर के विरुद्ध शिकायत दर्ज करती है, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आयोग के समक्ष सबसे पहले उससे बिल और वारंटी प्रस्तुत करने को कहा गया। वह एक खुदरा विक्रेता के पास दीवार घड़ी खरीदती है। कुछ ही महीनों के भीतर आयोग ने खुदरा विक्रेता को आदेश दिया कि उसकी पुरानी दीवार घड़ी की जगह बिना कोई अतिरिक्त मूल्य लिए उसे एक नई घड़ी दी जाए। यानी आप ये तो समझ पाए कि ये जो सारे स्टेटमेंट हैं उनका सीक्वेंस बिगड़ा हुआ है, यानी जो स्टेटमेंट पहले आना है वो सबसे लास्ट में, जो सबसे लास्ट में आना है वो सबसे पहले। इस प्रकार से ये रीअरेंज हमें करना होगा। तो देखो बच्चों, ये पूरी प्रोसीजर है एक व्यक्ति के उपभोक्ता बनने से लेकर के उपभोक्ता कानून के अंतर्गत कार्यवाही करके अपना न्याय पाने तक की। यानी सबसे पहले क्या होगा, वो उपभोक्ता बनेगा। भाई आप कंज्यूमर कोर्ट में कब जा सकते हैं, जब आप एक उपभोक्ता होंगे तभी जाएंगे ना। आपने कोई वस्तु खरीदी है तब आप क्या बन गए, उपभोक्ता। अब उपभोक्ता बनने के लिए आरती को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले परचेज करना पड़ेगा। तो यहां देखिए, वह एक खुदरा विक्रेता से दीवार घड़ी खरीदती है, पहला स्टेटमेंट ये है। ठीक है, क्लियर हुआ भाई। सबसे पहले क्या बना, वो एक उपभोक्ता के रूप में आरती स्टेबल हो गई। अब इसके बाद में उसको कब जाना है कोर्ट में, जब उसको ये लगता है कि भाई मेरे साथ चीटिंग हुई है। अब ऐसा तो है नहीं, हमने कोई वस्तु खरीदी, हमारे साथ चीटिंग हो गई, तो हम सीधा वस्तु को लेके कहां पहुंच जाए, कोर्ट में नहीं जा सकते ना। इसका एक स्टेप पहला है शिकायत करने का स्टेप। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि भाई सबसे पहले आपको उत्पादक को बनाने वाले से संपर्क करना है, चाहे वो निर्माता हो, सर्विस सेंटर्स हो, खुदरा विक्रेता हो। आपको पहले उनसे कंसल्ट करना है। अगर आप वहां संतुष्ट नहीं है तो आप कोपरा के तीनों स्तर पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे अब क्या होगा, जो आरती है वो कहाँ जाएगी, वो जाती है जो मतलब डीलर है। यानी कि सबसे पहले ये महसूस होना जरूरी है ना कि भाई मेरे साथ चीटिंग हुई है। तो वह महसूस करती है कि दुकानदार ने उसे दोषपूर्ण सामग्री दी है। चलो भाई महसूस हो गया उसको। अब वो डीलर से संपर्क करेगी, दुकानदार से संपर्क करेगी और वहां से रेस्पॉन्स लेगी। तो देखिए, वह शाखा कार्यालय ब्रांच ऑफिस में जाती है उस प्रोडक्ट के और डीलर के विरुद्ध शिकायत दर्ज करती है, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहां पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अब क्या है, अब यहाँ पे आरती के सामने दो ऑप्शन हैं, या तो वो सीधा कंज्यूमर फॉर्म में जाके कंप्लेन करे, या फिर जो पेशेवर व्यक्ति हो यानी कि जो वकील हो उसके थ्रू वो कार्य कर सकती है, या सलाहकार से मिलकर के सलाह ले सकती है। तो यहाँ उसने क्या किया है, वह शिकायत के लिए पेशेवर व्यक्ति से मिलती है, यानी एक एडवाइजर से वो एडवाइस लेती है कि भाई मुझे अब क्या करना चाहिए। ठीक, इसके बाद में आरती ने क्या कर दिया, जो मतलब इसने कर दिया जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में एक मुकदमा दायर कर दिया। ठीक, चलो मुकदमा दायर हो चुका है। तो मुकदमा दायर होने के बाद में ऐसा तो है नहीं भाई डायरेक्ट आपसे सारा कुछ जाके आपने कह दिया भाई ये मुझे घड़ी इन्होंने ख़राब दे दी, आप मेरा रिजोल्यूशन कीजिए, इसको रिजोल्व कीजिए मैटर को। ऐसा कुछ नहीं होता। आपको परचेज की गई जो प्रोडक्ट है उसके बिल, संबंधित वारंटी या गारंटी जो भी कार्ड्स होंगे वो सब वहाँ पे आपको देने होंगे। तो ऐसा ही आस्किंग किया गया आरती के साथ में। तो आरती ने सारे बिल वगैरह वहाँ प्रस्तुत कर दिए और उसके बाद में वो जो कार्रवाई थी आयोग की उसमें भाग लेना शुरू कर देती है। और लास्ट में फैसला आता है कि कुछ ही महीनों के भीतर आयोग फैसला देता है कि भाई खुदरा विक्रेता आप इसको जो खर्जाना तो देंगे, जो भी हर्जाना है वो तो आपको देना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको जो पुरानी घड़ी है उसकी जगह बिना किसी कॉस्ट लिए आपको इसको नई घड़ी अवेलेबल करवानी होगी। तो यहां पे हमने देखा कि कैसे ये सारा प्रोसीजर चला है, उसको यहां सीक्वेंसली हमने समझने की कोशिश की। बच्चों, इस प्रश्न का मोटो क्या था? इस प्रश्न का मोटो यही है कि कैसे एक सामान्य व्यक्ति उपभोक्ता बनता है। ठीक है, उपभोक्ता बनने के बाद में उसका अगर शोषण होता है या उसके साथ में कोई धोखाधड़ी होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या प्रोसीजर है, कब उसे महसूस हुआ। ठीक है, उसके बाद में वो क्या करें, वो सबसे पहले संबंधित फर्म या दुकानदार से उसकी कंप्लेन करें और आस्क करें भाई आपने गारंटी दी थी, वारंटी दी थी, पर ये चीज़ काम नहीं करी, ये वस्तु खराब है, ये सेवा में दोषपूर्ण है, तो आपको इसको चेंज करना होगा या मेरे जो मनी है वो वापस देना होगा। ठीक, वहाँ निवारण नहीं होता तो वो सलाह लेकर के वकील के द्वारा या स्वयं से उपभोक्ता मंच है या उपभोक्ता अदालत है वहाँ पे अपना वाद दायर कर सकते हैं। और उसके स्तर हमने डिटेल में समझ लिए हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर इस प्रश्न के माध्यम से उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब तक हमने जो डायग्राम्स देखे
उनकी थ्योरी को एक बार हम नजर डालते हैं कि वो थ्योरी कहना क्या चाहती है। देखो, भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने विभिन्न संगठनों के निर्माण में पहल की है, जिन्हें सामान्यतः उपभोक्ता अदालत या उपभोक्ता संरक्षण परिषद के नाम से जाना जाता है। उपभोक्ता संरक्षण परिषद की जो वर्क है मेनली, उन्हें हम देख चुके हैं पहले। देखो, ये उपभोक्ता आयोग विवाद निवारण का मार्गदर्शन करती है कि कैसे उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज कराए, यानी एक तरीके से उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी, उपभोक्ता को जागरूक करने की जिम्मेदारी इन्हीं संस्थानों की होती है। बच्चों, बहुत से अवसरों पर ये इन आयोगों में व्यक्ति विशेष यानी उपभोक्ता का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। ये स्वयंसेवी संगठन जनता में जागरूकता पैदा करते हैं और इस जागरूकता को पैदा करने के लिए सरकार से इन्हें वित्तीय सहायता भी मिलती है। देखिए, यदि आप एक आवासीय कॉलोनी में रहते हैं तो वहां पे आपको कई बार दिखा देता है निवासी कल्याण संघ, ऐसा कुछ, या हम कहें कॉलोनी की समिति के बारे में आपने सुना होगा। ये समिति क्या होती है? क्या उन्हें सैलरी मिलती है? नहीं ना, वो एक स्वयंसेवी संगठन होता है जो कॉलोनी से संबंधित नियम, कायदे, कानून बनाते हैं और कॉलोनी में निवास करने वाले किसी व्यक्ति के साथ अगर कोई शोषण हो रहा है तो उसके खिलाफ वो कार्रवाई भी करते हैं या उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि उनके किसी सदस्य के साथ कोई अनुचित व्यावसायिक कार्रवाई हुई है तो उनकी तरफ से संस्था मामले को देखती है। कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवाद के निपटारे के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र की स्थापना की गई है। अगर हम इस त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र की बात करते हैं जो जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर वर्क करता है, तो इनके लिए अलग अलग वाद के जो मूल्य हैं वो निर्धारित किए गए हैं। देखिए कैसे, जिला स्तर का प्राधिकरण, जिसे उपभोक्ता आयोग विवाद निवारण केंद्र भी कहते हैं, 1 करोड़ तक के दावों से संबंधित मुकदमों पर विचार करता है। राज्य स्तर की बात अगर हम करें, जिसे कि हम राज्य आयोग के नाम से जानते हैं, ये 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक के जो मुकदमे वाद हैं उन पर कार्य करता है। और फिर हमारा अंत में आता है राष्ट्रीय स्तर की प्राधिकरण, जिसे राष्ट्रीय आयोग के नाम से जाना जाता है, 10 करोड़ से ऊपर तक की दावेदारी के समस्त विवादों का निपटारा करती है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे कोपरा के द्वारा जो निवारण केंद्र बनाए गए हैं, निवारण स्तर बनाए गए हैं, वो वर्क करते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि यदि कोई मुकदमा जिला स्तर के आयोग में खारिज कर दिया जाता है तो उपभोक्ता राज्य स्तर के आयोग में और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के आयोग में अपील कर सकता है। याद कर लेना तीनों सर्कल, जिला से राज्य और राज्य से राष्ट्रीय स्तर पर। इस प्रकार अधिनियम ने उपभोक्ता के रूप में उपभोक्ता न्यायालय में प्रतिनिधित्व का अधिकार देकर हमें समर्थ बनाया है। तो इस पूरे यानी उपभोक्ता आंदोलन का जो संदर्भ निकल करके आता है वो एक ही आता है कि कैसे अकेला महसूस करने वाले बाजार में उपभोक्ता को स्टेबल किया जाए, उसको कैसे ये एहसास दिलाया जाए, कैसे ये भरोसा दिलाया जाए कि भाई आप अकेले नहीं हो, अब आराम से परचेज करो, अपनी क्रय शक्ति को आप प्रभावित मत करो, क्योंकि अगर आपने क्रय शक्ति प्रभावित कर दी तो हमारी पूरी जीडीपी प्रभावित होने वाली है। तो ये भरोसा दिलाने के लिए ये पूरा आंदोलन एक तरीके से स्ट्रक्चर के रूप में वर्क करता है। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी क्लास, जहां हमने ये समझने की कोशिश की कि उपभोक्ता आंदोलन से क्या क्या घटित हुआ और इन घटनाओं का क्या क्या स्तर निर्धारित किया गया है, कैसे कोपरा के अंतर्गत वर्क करने वाले तीनों स्तर अपने अलग अलग दावों का निवारण करते हैं, कैसे उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होता है। उम्मीद करता हूं कि ये सारे टॉपिक्स आज की कक्षा में हमने लिए आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो प्यारे बच्चों, देखते रहिए, सीखते रहिए। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।